हेलो फ्रेंड। डीके मोडिया क्लासेस सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए सोशल साइंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। यदि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस का, यदि आप लोग अभी तक नोट्स नहीं बनाए उसके बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। यूरोप के में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यूरोप यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ज़्यादा यहाँ पे लंबा मेथड नहीं, यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कवर किया है। इस हिसाब से यदि आप पॉइंट पॉइंट को कवर करते हैं आप लोग एग्जाम में अच्छा खासा यहाँ पे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम में जब भी कोई लिखे यहाँ पे लंबा मेथड मत लिखिए, यहाँ पे शॉर्टकट को अपनाइए। यहाँ पे मतलब पॉइंट टू पॉइंट को वहाँ पे लिखिए, सॉलिड लिखिए कंटेंट को, यहाँ से आप अच्छे खासे नंबर को स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं और चलते हैं पहला टॉपिक चालू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। पहला आता है यहाँ पे राष्ट्रवाद। पहला क्या आएगा? राष्ट्रवाद। यहाँ पे इसका देखते हैं पॉइंट पॉइंट में राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है इसको पहले देख लेते हैं। राष्ट्र क्या है? हार्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। हार्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हार्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। क्या होता है? एक राष्ट्र लंबे प्रयासों त्यागों और निष्ठा का क्या होता है? निष्ठा का चरम बिंदु होता है। इसके बारे में यहाँ पे सेकंड पॉइंट में राष्ट्र में बताया गया है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे लंबे प्रयास के बाद यहाँ पे क्या होता है? एक राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अगला टॉपिक आता है राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र हो गया, अब वाद क्या होता है? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम और भावना होना चाहिए। वो क्या कहलाएंगे? राष्ट्रवाद कहलाएंगे। अपने अपने मतलब राष्ट्र के लिए अपने कुछ कर दिखाने का यहाँ पे क्या होना चाहिए? अपना वहाँ पे प्रेम की भावना होनी चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। यहाँ पे अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम की भावना यहाँ पे होनी चाहिए। राष्ट्रवाद में यहाँ पे इस पॉइंट को बताया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पे नेपोलियन। अगले पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है नेपोलियन कौन था। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन एक क्या था? महान सम्राट था। नेपोलियन का था एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तिगत एवं कार्यों से पूरे इतिहास क्या किया था? प्रभावित किया था। नेपोलियन क्या का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। और यह क्या था? एक नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तिगत एवं कार्यों से क्या पूरे यूरोप में क्या क्या इतिहास को क्या पूरा प्रभावित किया था। यहाँ पे अगला यहाँ पॉइंट बता, ये अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष में क्या बन गया था? यहाँ पे सेनापति बन गया था। ये क्या बन गया था? अपनी योग्यता के बल पर क्या बन गया था? अपनी 24 वर्ष की आयु में क्या बन गया था? सेनापति बन गया था। यहाँ पे कम उम्र की आयु में सेनापति बन गया था। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। अगले पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। उसने कई युद्धों को फ्रांसीसी सेना को क्या किया? यहाँ पे जीत दिलाई, अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का क्या बन गया? शासक बन गया। उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। और उसने क्या युद्धों में फ्रांसीसी सेना को क्या किया? जीत दिलाई और यहाँ पे अपार लोकप्रियता को हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहाँ क्या बन गया? फ्रांस का शासक बन गया। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पे 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्र में की एक श्रृंखला बनाई और जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर उसने एक सपनों का संचार रचा। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर उसने एक सपनों क्या रचा? यहाँ पे संसार रचा। यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं इसका कल्पना आदर्श क्या है। कल्पना आदर्श इसके वो देख लेते हैं। यूटोपिया ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो, इतना सरल हो और कि साकार होना लगभग असंभव हो। इतना मतलब ऐसे समाज की कल्पना जो एकदम आदर्श भी हो, इतना सरल हो और उसका साकार होना लगभग क्या हो? नामुमकिन हो, असंभव हो। यहाँ पे कल्पना आदर्श में यहाँ पे यूटोपिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है। निरंकुशवाद क्या होता है? निरंकुशवाद के बारे में देख लेते हैं।
निरंकुशवाद में ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार से कोई निरंकुश नहीं होता। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता किसी भी प्रकार कोई निरंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। ऐसी राजशाही सरकारों को क्या कहा जाता है? अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और क्या होते थे? ये दमनकारी होते हैं। उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है। आप लोग ऐसे ही पॉइंट पॉइंट यहाँ पे एग्जाम को में लिखना है। इसमें जो यहाँ मेन पॉइंट हो इसे क्या करिए? अंडरलाइन करिए। इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, उसके बारे में देख लेते हैं। सत्रह में फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसे संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। और फ्रांस क्रांति में जो राजनीतिक एवं संवैधानिक बदलाव हुए जिसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों के सामूहिक हस्तांतरित हो गई। यहाँ पे उसके पॉइंट को यहाँ पे कवर किया गया है। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों के सम्मुख क्या हुआ? हस्तांतरित हो गई। इसके बारे में यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। आप लोग इन सब पॉइंटों को विशेष ध्यान देना है। इसी हिसाब से आप लोग एग्जाम में भी लिखना है। ओके, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। फ्रांस के ध्वज की जगह पर एक नया फ्रांसीसी झंडा बनाया गया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगले पॉइंट में बताया गया स्टेट जनरल नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। इसके बारे में यहाँ पे स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नेशनल असेंबली कर दिया गया था, जिसकी चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा कराई गई। यहाँ पे बताया गया है। राष्ट्र का नाम पर नई स्थिति रची गई, शपथ ली गई और शहीदों का क्या किया गया? यहाँ पे गुणगान गाया गया। यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे राष्ट्र के नाम पे एक स्तुति रची गई और शपथ भी ली गई और शहीदों का यहाँ क्या किया गया? यहाँ पे गुणगान किया गया। इसके बारे में यहाँ पॉइंट टू पॉइंट में हम यहाँ पे बताए हुए हैं। ओके, अगला पॉइंट है यहाँ पे एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सभी नागरिकों के एक समान कानून बनाया गया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अगले पॉइंट के रूप में देखते हैं आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात का क्या किया गया? यहाँ पे शुल्क समाप्त कर दी गई और क्षेत्रीय बोलियों के महत्व को देकर पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को राष्ट्र भाषा मान लिया गया। यहाँ पे इस पॉइंट को बताया गया है। क्रांतिकारियों ने घोषणा की उनका लक्ष्य है कि यूरोप के लोगों को निरंकुश राजाओं के शासन से क्या करना है? मुक्त कराना है। उन्होंने क्रांतिकारियों ने अपने उनका लक्ष्य था कि यूरोप में लोगों को निरंकुश राजाओं से क्या करना है? उनके हाथों से क्या करना? मुक्त कराना है। इसको उन्होंने अपना टारगेट यहाँ पे बनाया। क्रांतिकारियों ने घोषणा की। अगले पॉइंट में देखते हैं अगले पॉइंट में है यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे छूटा हुआ है। फ्रांस की घटनाओं की प्रेरणा पाकर यूरोप के शहरों में जैकोबिन क्लबों की स्थापना की गई। फ्रांस की घटनाओं से प्रेरणा पाकर यूरोप में कई शहरों में जैकोबिन क्लबों की क्या की गई? स्थापना की गई। अगला पॉइंट आता है 1804 में नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता क्या है? यहाँ पे 1804 में नागरिक संहिता और नेपोलियन की संहिता क्या है? इसके बारे में देख लेते हैं। नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट करके राजतंत्र की स्थापना की तथा शासन व्यवस्था के कुशल और तर्क संगत बनाने के लिए कुछ कानून बनाए जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है, जो निम्न है। जन्म के प्राप्त विशेष अधिकारों को क्या किया गया? यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कानून के समकक्ष बराबरी व संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित किया गया है। कानून के समक्ष बराबरी व संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया? यहाँ पे सुरक्षित किया गया और संपत्ति व्यवस्था को समाप्त किया गया। यहाँ पे संपत्ति व्यवस्था क्या किया गया? यहाँ पे समाप्त किया गया। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। किसानों को भू दासत्व और राजगिरों के शुल्कों से क्या की गई? यहाँ पे मुक्ति दी गई। किसानों के भू दासत्व और राजगिरों के शुल्कों से क्या की गई? यहाँ पे मुक्ति दी गई। इस पॉइंट को यहाँ पे कवर किया गया है। अगले पॉइंट को चलते हैं। शहरों में कारीगरों की श्रेणी के संघों को नियंत्रण से हटा दिया गया। शहरों के कारीगरों के श्रेणी से संघों के से नियंत्रण से क्या किया गया? यहाँ पे हटा दिया गया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। यातायात
और यहाँ संचार व्यवस्था में सुधार किया गया, यातायात और संचार व्यवस्था में क्या किया गया, यहाँ पे सुधार किया गया, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। भार और नापने की एक समान व्यवस्था की गई, एक राष्ट्रीय मुद्रा बनाई गई। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था की गई, एक राष्ट्रीय मुद्रा बनाई गई, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट में आता है नेपोलियन के जीते हुए क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की मिली जुली यहाँ पे प्रतिक्रिया आई। यहाँ पे नेपोलियन जीते गए क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को क्या हुई, यहाँ पे मिली जुली यहाँ पे उनकी प्रतिक्रिया दी गई यहाँ पे लोगों के द्वारा। नेपोलियन के जीते हुए क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने क्या किया, एक मिली जुली यहाँ पे राय अपना दिया। यहाँ पे अगला पॉइंट में आता है प्रारंभ में लोगों ने फ्रांसीसी सेना का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली माना, परंतु शीघ्र ही लोगों ने उत्साह खत्म हुआ और उन्होंने नई प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं लगी। यहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या हुआ, अनुरूप यहाँ पे नहीं लगी, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट में बताया गया है बढ़े हुए करों से, सेंसरशिप कानूनों से तथा यूरोप के जीतने के लिए जबरन सेना की भर्ती करने से होने वाले नुकसान से लोग नाराज नजर आने लगे। बढ़ते हुए करों से, सेंसरशिप कानूनों के, यूरोप के जीतने के लिए जबरन सेना में भर्ती कराने से क्या लोग नुकसान होने लगा और यहाँ लोग नाराज होने लगे, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगले पॉइंट में आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, इस पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, इसके पॉइंट में बताया गया है, देख लेते हैं इसको भी। 18वीं शताब्दी में यूरोप में आज की तरह कोई राज्य नहीं था। 18वीं शताब्दी यूरोप में आज की तरह कोई राज्य नहीं था। लोगों के सामूहिक पहचान भावना नहीं थी। लोगों में सामूहिक पहचान क्या थी, भावना नहीं थी। वे अलग अलग भाषा और संस्कृति और जाति समूहों में क्या थे, ये सदस्य थे, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट में आता है कुलीन वर्ग क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग यह वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप में क्या था, मजबूत वर्ग था। कुलीन वर्ग क्या था, यह सामाजिक और राजनीतिक वर्ग में क्या था, एक मजबूत वर्ग था। यह लोगों को फ्रेंच भाषा बोलने वाले ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहर में हवेलियों के ये क्या थे, ये बड़े लोग थे। यहाँ पे ये लोग यहाँ क्या थे, ये सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या मजबूत वर्ग के यहाँ पे लोग थे। यहाँ पे निम्न वर्ग में इन लोगों की संख्या क्या थी, अधिक थी। इसमें अधिकांशतः कृषि जमीन और किराएदार छोटे और काश्तकार और भूदास के लोग यहाँ पे रहते थे। निम्न वर्ग में ये सीमा में आते थे। और मध्य वर्ग में ये समूह औद्योगिक क्रांति के बाद शहरों में उद्योगपति और व्यापारियों और सेवा क्षेत्र में लोगों से बना था। इससे शिक्षित वर्ग, वकील, शिक्षक, व्यापारी, उद्योगपति आदि यहाँ पे शामिल थे मध्यम वर्ग में। यहाँ पे और यहाँ पे इसके कुलीन वर्ग में नया मध्य वर्ग यहाँ पे बांटा गया था। यहाँ पे कुलीन वर्ग, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग में यहाँ पे विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट है उदारवादी और राष्ट्रवादी क्या मायने थे। उदारवादी और राष्ट्रवादी के क्या मायने थे, इसको भी देख लेते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवाद शब्द लैटिन भाषा लिबर शब्द से बना है। लिबर का अर्थ होता है आजाद व या स्वतंत्रता। यह आजाद या स्वतंत्र होता है, इसका मतलब होता है लिबर का। अब देख लेते हैं मध्य वर्ग के लोगों को उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आजादी, कानून, समकक्ष बराबरी था। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे इन्होंने जनतंत्र की स्थापना, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारियों की समाप्ति, संविधान और संसदीय सरकार की स्थापना क्या किया, यहाँ पे समर्थन किया है। यहाँ पे उदारवादी के राष्ट्रीय क्या माने थे। उदारवाद शब्द लैटिन भाषा शब्द के लिबर शब्द से बना। लिबर का अर्थ होता है आजाद या स्वतंत्र होता है। मध्य वर्ग के लोग उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समकक्ष बराबरी था। इन्होंने जनतंत्र की स्थापना, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय सरकार की स्थापना का क्या किया, यहाँ पे समर्थन किया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला टॉपिक है उदारवादी राष्ट्रवाद की क्या मायने थे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे उदारवाद और राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। उदारवाद शब्द का लैटिन भाषा है, शब्द से बनकर लिबर शब्द से बनकर बना है, आजाद या स्वतंत्र। इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। अगला टॉपिक है इसी में मध्य वर्ग के लोग उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आज़ादी,
व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समकक्ष बराबरी था यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। इसी पॉइंट पे बताया गया है इन्होंने जनतंत्र की स्थापना, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्ति कर संविधान के संसदीय सरकार की क्या किया यहाँ पे स्थापना का समर्थन किया। इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कवर किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। आर्थिक उदारवाद, निजी संपत्ति का समर्थन, बाजार से नियंत्रण हटाने का समर्थन, वस्तुओं और पूंजी का आवागमन को सरल और नियंत्रण मुक्त करने का में क्या थे ये लोग समर्थन में थे। यहाँ पे इस पॉइंट को कवर किया गया है। अगले पॉइंट में यहाँ पे बताया नेपोलियन द्वारा 39 राज्यों को मिलाकर एक महासंघ बना गया। 1833 में हैम्बर्ग में न्यूरेमबर्ग जाने पर 11 सीमा का क्या देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट पॉइंट बताया गया। वे वस्तु से क्या थे 5% थे। यहाँ पे वस्तु के मूल्य से क्या 5% थे। वहाँ पे वस्तु के मूल्य से इतना कर उन्हें देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था, सीमा शुल्क। अगले पॉइंट में बताया गया हर क्षेत्र में अपनी अलग नाप तोल की व्यवस्था थी। हर क्षेत्र में अपनी एक नाप तोल की अलग व्यवस्था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया जिससे हिसाब लगाने में समय लगता था, जिससे में लोगों को क्या होता है हिसाब लगाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं एले। एले क्या है इसको देख लेते हैं। एले कपड़ा नापने का पैमाना जिसकी जगह के साथ लंबाई घटती बढ़ती थी। कपड़ा मापने का पैमाना जिसकी जगह के साथ लंबाई घटती बढ़ती थी। इसके बारे में यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया है। अगले पॉइंट में है यहाँ पे जलवेराइन संघ 1834 का यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कवर किया गया है। यहाँ पे इस संघ में निम्न सुधार कराए गए हैं। इस शुल्क में समाप्त कर दिया गया था। इस शुल्क को अवरोधक को क्या किया गया था यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। इसके बारे में हमें बताया गया है। मुद्राओं की संख्या को घटाकर 2 कर दी गई थी। यहाँ पे जो मूल्य थे यहाँ पे संख्या को क्या किया गया था घटाकर क्या कर दिया, पहले 30 थे ये और उसे अब घटा के ना कर दिया गया था 2 कर दिया गया था। इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। रेलवे मार्गों को क्या किया गया यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे रेलवे मार्ग को क्या किया गया था यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। इसके बारे में पॉइंट पॉइंट में कवर किया गया है। अगला पॉइंट में देखते हैं 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। 1815 के बाद नया रूढ़िवाद क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन के पराजय के बाद यूरोप की अधिकांश सरकारें रूढ़िवादी भावनाओं से क्या थे यहाँ पे प्रेरित थे। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य में समाज को स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। परंतु रूढ़िवादी लोग नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों को हटाना नहीं चाहते थे। वहाँ पे मतलब जो पहले था नेपोलियन द्वारा बनाए गए यहाँ पे था कानून, उस पर वो खुश थे और यहाँ पे परिवर्तन हटाना नहीं चाहते थे वो लोग। अगला पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है वियना संधि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ब्रिटेन, रूस और ये फ्रांस है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों से मिलकर और नेपोलियन को हराया तथा वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैट्रिक की मेजबानी में नेपोलियन द्वारा युद्धों के दौरान किए गए बदलावों को समाप्त करने की 1815 में एक संधि हुई जिसे वियना की संधि कहा जाता है। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। वियना की संधि में निम्न परिवर्तन हुए उसके बारे में भी देख लेते हैं। वियना की संधि में निम्न परिवर्तन हुए थे। कौन कौन से परिवर्तन हुए थे? वियना की संधि के बाद निम्न परिवर्तन हुए। फ्रांस में पुनः बुर्बन राजवंश की क्या हुई स्थापना हुई। इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है। फ्रांस की शक्ति को नियंत्रित करने हेतु उसके टुकड़े को फ्रांस की सीमा पर कई राज्य स्थापित किए गए। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजवंश को पुनः बहाल किया गया। इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है। रूढ़िवादी 1815 के बाद रूढ़िवादी शासन का निरंकुश था यहाँ पे। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 1815 के बाद रूढ़िवादी शासन निरंकुश था जो आलोचना व असहमति
को बर्दाश्त नहीं करता था। यहाँ क्या था, 1815 वह रूढ़िवादी शासन का निरंकुश था जो आलोचना व असहमति को बर्दाश्त नहीं करता था। सेंसरशिप कानून बनाकर अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों के फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी गई स्वतंत्रता और मुक्ति का विचारधारा से क्या था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्रांतिकारी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। क्रांतिकारी के बारे में यहाँ पे पॉइंट पॉइंट यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको। 1815 पर रूढ़िवादी सरकार के दमन और भय से उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया था। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों के परीक्षण देने और क्रांतिकारियों विचारों को प्रचार प्रसार करने हेतु कई गुप्त संगठन बनाए गए थे। यहाँ पे क्रांतिकारी बारे में यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है। जूसेपी मैसनी ये क्या था, यहाँ पे ये इटली का क्या था, क्रांतिकारी था। यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, 1807 और जेनेवा में हुआ था। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, यह इटली का क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 जेनेवा में हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं। मैसनिक कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और 24 साल की आयु में लुगुरिया क्रांति करने के कारण इसे बहिष्कार कर दिया गया था। और कौन से, लुगुरिया में क्रांति करने के कारण इसे बहिष्कृत कर दिया गया था। मैसनी द्वारा दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की गई। कौन कौन से, मार्सेई में यंग इटली, बर्न में यंग यूरोप के ये संगठन थे, उसके द्वारा बनाए गए थे। इसकी स्थापना की गए थे। मैसनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों के प्रति प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों में नहीं रहकर उसे जोड़कर एकीकृत गणतंत्र राष्ट्र बनाना चाहिए। यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है। क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक ये चला। इसको भी देख लेते हैं। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था मजबूत होने लगी वैसे वैसे यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति जोड़कर देखा जाने लगा। इन क्रांतियों को नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित वर्ग के मध्यम वर्ग के विशिष्ट लोग थे। यहाँ पे जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था को मजबूत होने लगे वैसे वैसे यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवादी और राष्ट्रवाद की क्रांतियों से जोड़कर देखा जाने लगा। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित वर्ग के मध्यम वर्ग के विशिष्ट लोग थे। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है। अब अगला आता है प्रथम विद्रोह। फ्रांस में जुलाई का 1830 में हुआ जिससे बुर्बन राजवंश का अंत हुआ और इसकी जगह से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष कौन था, लुई फिलिप था। यहाँ पे फ्रांस के विद्रोह का संपूर्ण यूरोप को प्रभाव देखने को मिला। फ्रांस के विद्रोह का संपूर्ण यूरोप को क्या देखने में प्रभाव देखने को मिला था। इस पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। मेटरनिक ने एक टिप्पणी की, जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। कौन सी टिप्पणी की यहाँ पे, बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। जब छींकता है बाकी सब यूरोप क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है। लुईस क्रांति के बाद बेसेल्स में विद्रोह हुआ जिसे बेसेल यूनाइटेड किंगडम अबाउ द नीदरलैंड से अलग हो गया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। 15वीं सदी में यूनान ऑटोवान साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी में यूनान ऑटोवान साम्राज्य का हिस्सा था। 1821 में यूनान के स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष आरंभ किया और कवियों और कलाकारों ने यूनान यूरोपियों और सभ्यता को पालना बताकर यहाँ पे प्रशंसा और मुस्लिम के साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के लिए संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अंग्रेज कवि लॉर्ड बैरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने के लिए भी गए जहां पे 1824 में वो बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगले पॉइंट में है 1832 में कुस्तुनिया संधि के बाद यूनान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई थी। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगले पॉइंट को देखते हैं। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या है। यहाँ पे रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या है, इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी। राष्ट्रवाद और विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार में नहीं हुआ था, राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति में केवल अहम भूमिका निभाई। इसके बारे में यहाँ पे बताया। कला और काव्य और कहानियाँ, किस्सों और यहाँ पे संगीत और राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने का यहाँ पे सहयोग दिया गया। यहाँ पे व्यक्त करने में सहयोग दिया गया। इसके बारे में यहाँ पॉइंट को कवर किया गया है।
आप लोग देख सकते हैं इसको। आप लोग एक नोट्स बनाइएगा यहाँ पे आप लोग, जिससे आप लोगों को एग्जाम में भी यहाँ पे हेल्प मिले। यहाँ पे अगले टॉपिक में देखें रूमानीवाद क्या है। यहाँ पे रूमानीवाद क्या है, रूमानीवाद क्या है यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। रूमानीवाद कलाकारों और कवियों तर्क वितर्क विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना और उनकी जगह भावनाओं को अंतर्दृष्टि और रहस्यमय भावनाओं पर जोर दिया गया, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अगली पॉइंट पे इसी में बताया गया, उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत अनुभूति एक साझा संस्कृत अतीत को राष्ट्र के आधार बनाया जाए, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड रूपी रूमानी चिंतकों का दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृत उसके आम लोगों को निहित थी। यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। राष्ट्र की सच्ची आत्म लोकगीता और जन काव्य लोक नीति से क्या थी यहाँ पे प्रकट थी, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसलिए लोक संस्कृत इन स्वरूपों को एक तंत्र अंकित करना राष्ट्र के निर्माण परियोजनाओं के लिए क्या था यहाँ पे आवश्यक था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्थानीय बोलियों में बल और स्थानीय लोगों में साहित्य को एकत्र करने उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लेना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय आधुनिक संदेश को ज़्यादातर लोगों तक यहाँ पे इसका पहुँचाना था यहाँ पे। और इससे अधिकांश लोग निरक्षर थे यहाँ पे जिनमें से अधिकांश लोग क्या थे, निरक्षर थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पोलैंड के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको भी देख लेते हैं। पोलैंड का रूस का फ्रांस, यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों को विभाजन कर दिया गया था। पोलैंड स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, फिर भी यहाँ पे संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावनाओं को जीवित रखे हुए थे यहाँ पे लोगों ने। और केरल यहाँ पे कुर्फिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपना एक अपेरा और यहाँ पे संगीत का गुणगान यहाँ पे किया। और यहाँ पे पोलिसेन कहाँ मुजारका जैसे लोक नृत्य को पोलैंड के राष्ट्र प्रतीकों में बदल दिया, इसके बारे में यहाँ पे बताया। रूसी कब्जे के बाद यहाँ पे पोलिश भाषा का बल पूर्वक हटाकर रूसी भाषा में लागू कर दिया गया। 1831 में रूस के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे कुचल दिया गया। इसके बाद पोलैंड के लोगों ने पोलिश भाषा को हथियार बनाया और चर्च में आयोजन को और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में यहाँ पे पूरा विस्तृत रूप में बताया गया है। भूख कठिनाइयों और जन विद्रोह, ये क्या है, भूख कठिनाइयों और जन विद्रोह के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। 1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाइयों का साल था। 1830 का जो दशक था यूरोप में भारी कठिनाइयों का साल था। अगले पॉइंट में यहाँ पे बताया गया 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में पूरे यूरोप में जबरदस्त संख्या की वृद्धि हुई और यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ी, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों को आबादी शहर में जाकर भीड़ से भारी गरीबी की और बस्तियों में रहने लगी, यहाँ पे इसके बारे में पॉइंट में कवर किया। ग्रामीण क्षेत्रों आबादी शहर में जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगे, यहाँ पे इस पॉइंट को कवर किया गया। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में आयाती मशीनों कपड़े के कारण स्थानीय लोगों में कड़ा संघर्ष करना पड़ा, यहाँ पे इस पॉइंट को कवर किया गया। कृषि में कमी और फसल में खराब होने के कारण अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जिससे शहर और गांव के लोगों को बहुत कष्टों का सामना यहाँ पे करना पड़ा, उन्हें गरीबी झेलनी पड़ी, यहाँ पे व्यापक गरीबी। 1845 में सुलेसिया बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे परंतु दाम बहुत कम देते थे, इसके यहाँ पे बताया गया है। 1848 में इन समस्या को परेशान होकर लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए, मजबूर होकर लुइस फिलिप को भागना पड़ा, इसके बारे में यहाँ पॉइंट को कवर किया गया है। राष्ट्रीय सभा में गणतंत्र घोषणा 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क को पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार को गारंटी दी गई और रोजगार उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय कारखानों को स्थापित किए गए। यहाँ पे लोगों को रोजगार देने के लिए यहाँ पे कारखानों को भी स्थापित करने की गारंटी दी गई यहाँ पे। और जो वोट देने का अधिकार दिया गया था 21 वर्ष के ऊपर वयस्क जो थे उनको देने का अधिकार दिया गया यहाँ पे। 1848 में उदारवादियों की क्रांति क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी और बेरोजगारी की भुखमरी से ग्रस्त किसान मजबूर विद्रोह कर रहे थे, तब समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के एक क्रांति भी हो रही थी। यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगेरिया साम्राज्य, वहाँ से उदारवादी मध्य वर्ग स्त्री पुरुष और संविधानवाद की मांग कर रहे थे कि राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ रहे थे। यहाँ पे राष्ट्रीय एकीकरण किया जाए। यहाँ पे अगला टॉपिक में यहाँ बताया गया है कि
यह राष्ट्र राज्य संविधान प्रेस स्वतंत्रता और यहाँ पे संगठन बनाने की यहाँ पे आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट है, यह राष्ट्र राज्य संविधान जैसे प्रेस स्वतंत्रता संगठन बनाने आज़ादी और जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। इसके बारे में यहाँ पे कवर किया गया है यहाँ पॉइंट में। अगले पॉइंट में बताया, जर्मन के राजनीतिक संगठन में फ्रैंकफर्ट शहर से मिला, जो एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया। तब यहाँ पे 18 मई 1848 लेकर 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपने स्थान को क्या किया, यहाँ पे ग्रहण किया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का एक क्या किया, प्रारूप तैयार किया। यहाँ पे कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका एक प्रारूप तैयार किया। यहाँ पे राष्ट्र की अध्यक्षता ऐसे राजा की सौंपनी थी जो संसद के अधीन रहेगा। यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है। अगले पॉइंट में बताया गया, यहाँ प्रतिनिधियों ने फ्रांस के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के ताजमहल को पेशकश की और उससे एक अस्वीकार कर दिया। राजाओं के साथ दिया गया और यहाँ पे निर्वाचित सभा का यहाँ पे विरोध किया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। संसद में मध्यम वर्ग के प्रभुत्व अधिक था, इसलिए मजदूरों तथा कारीगरों की मांग का क्या करना, विरोध करता था यहाँ पे, जिससे उनका समर्थन खो बैठे थे। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अंत में सैनिक को बुलावा गया था कि और राष्ट्रीय सभा को भंग कर दिया गया। यहाँ पे अंत में सैनिक को बुलाया गया और राष्ट्रीय सभा को क्या क्या किया गया था, यहाँ पे भंग कर दिया था। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है पूरी डिटेल में। अंत में महिलाओं उदारवादी और आंदोलन का हिस्सा लिया और उन्होंने राजनीतिक संगठन का निर्माण किया, अखबार निकाले और राजनीतिक बैठकों में हिस्सा लिया और प्रदर्शनों में हिस्सा लिए गए। उनके बावजूद महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। यहाँ पे इस पॉइंट को पूरे यहाँ पे कवर किया गया है पूरी तरीके से। राजाओं ने क्रांति को शांत करने के लिए कुछ रियायतें देनी प्रारंभ कर दी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि रियायतों के माध्यम से इनके दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता है। उनको समझ में आ गया था कि यहाँ पे इनको रियायत कुछ देनी चाहिए। यहाँ पे हैंसबर्ग के रूस में भूदास मजदूरों बंधुआ मजदूरों को क्या किया गया, यहाँ पे मजदूरी समाप्त कर दी गई थी। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे वहाँ पे एक दूसरे की जबरदस्ती वहाँ काम करवाते थे। जर्मन और इटली का एकीकरण कैसे हुआ? जर्मन क्या सेना का राष्ट्र का निर्माण हो सकता है? जर्मन क्या सेना का राष्ट्र निर्माण हो सकता है? इसके पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद जनतंत्र की क्रांति के अलगाव होने लगे और राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए के रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इस पॉइंट को यहाँ पे कवर किया गया है। इसी भावना से प्रेरित होकर जर्मन के इटली इसी भावना से प्रेरित होकर जर्मनी इटली एकीकृत राष्ट्र बने। यहाँ पे अगले पॉइंट में हम कवर किया, 1848 के मध्यम वर्गीय लोगों ने राष्ट्र की भावना से प्रेरित होकर जर्मन महासंघ से अलग अलग इलाकों में को जोड़कर निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, परंतु राजतंत्र और सेना की ताकत में को इसे दबा दिया। यहाँ पे परंतु राजतंत्र और सेना की ताकत ने इसे क्या किया, इसे दबा दिया। इसके बारे में यहाँ पे कवर किया गया है। जर्मन का एकीकरण के बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रांस ने ये फ्रांस है। फ्रांस ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को नेतृत्व संभाल लिया। अब इस जिसकी पूरी कमान फ्रांस के प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क के हाथों में दी गई। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बिस्मार्क ने यहाँ पे फ्रांस की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मन के एकीकरण का कार्य प्रारंभ किया और यहाँ पे 7 वर्ष के दौरान डेनमार्क ऑस्ट्रिया के साथ 3 युद्ध में जीत हासिल कर जर्मन के एकीकरण प्रक्रिया क्या किया, यहाँ पे पूरा किया। इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ बताया गया है पॉइंट टू पॉइंट के रूप में। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में फ्रांस के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का एक सम्राट घोषित किया गया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इटली का एकीकरण के बारे में देख लेते हैं।
19वीं शताब्दी के मध्य इटली के 7 राज्यों में बटा हुआ था और जहाँ पे अनेक वंशागत राजा और यहाँ पे बहुराष्ट्रीय हेम्सबर्ग साम्राज्य का क्या था, यहाँ पे शासन था यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अगले पॉइंट में केवल एक सीडिया फिडमार्ट में इतालवी राजघराने का क्या था, यहाँ पे शासक था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उत्तर में हेम्सबर्ग ऑस्ट्रिया, केंद्र में पोप, दक्षिण में स्पेन पूर्व राजवंश का शासन था। यहाँ पे इटली में एकीकरण प्रक्रिया निम्न लोगों का योगदान रहा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कौन कौन लोग थे यहाँ पे यहाँ पे दिया गया, जोसेफ मैसनी, काबूर, जोसेफ गैरिबाल्डी, विक्टर हुमुल द्वितीय थे यहाँ पे, इसको भी देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बताया गया। जोसेफ मैसनी ये कौन थे, इसको भी यहाँ पे बताया गया है। ये रिपब्लिकन पार्टी क्या थे, ये प्रमुख थे। मैसनी यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। यहाँ पे 1831 और 1847 में असफल क्रांतियों का विद्रोह किया। इस सफल विद्रोह के बाद इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी सीडिया फिडमार्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। यहाँ पे इस विद्रोह के बाद, इटली के एकीकरण के बाद। काबूर क्या है उसको भी देख लेते हैं। विक्टर इमैनुएल द्वितीय के मंत्री के काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, जो एक क्रांतिकारी था और यहाँ पे जनमत का विश्वास रखने वाला था, इसको यहाँ पे काबूल में बताया गया है। यहाँ पे काबूल फ्रांस का कूटनीति संधि तथा फ्रांस से लेकर 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया था यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जोसेफ गैरिबाल्डी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको भी पॉइंट में देख लेते हैं। जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या सशस्त्र स्वयंसेवकों से क्या किया, युद्ध का हिस्सा लिया। यहाँ पे 1860 में वो दक्षिणी इटली के 2 सिसिलियों राज्य में प्रवेश कर गए और यहाँ पे स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। यहाँ पे समर्थन पाने में क्या हो गए, यहाँ पे सफल हो गए। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इटली का राजा घोषित किया। 1870 में पोप शासित रोम में इटली को शामिल कर लिया गया। यहाँ पे इटली का अधिकांश लोग क्या थे, निरक्षर थे। ये उदारवादी और राष्ट्रवादी विचार से क्या थे, अनजान थे। इन्होंने इटलिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। अधिकांश लोग मानते थे कि लाटालिया विक्टर इनकी इमैनुएल की पत्नी थी, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ब्रिटेन में अजीब दास्तान के बारे में देख लेते हैं। ब्रिटेन के राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल का क्रांति का परिमाण नहीं था, ये लंबी चलने वाली एक प्रक्रिया का नतीजा था। यहाँ पे अगले पॉइंट में बताया गया है 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटिश राज्य नहीं था। अगले नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश की मुख्य पहचान निजाति थी। यहाँ पे उनकी निजाति क्या है, इसको भी देख लेते हैं। निजाति एक साझा नस्लीय और जनजाति संस्कृति उद्यम अथवा पृष्ठभूमि जिससे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता था, इसके बारे में अब निजाति के बारे में बताया गया। जैसे जैसे ब्रिटेन धन दौलत असीमित और सत्ता की वृद्धि हुई और द्वीप समूह अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में क्या रहा, सफल रहा, इसके बारे में आप पॉइंट में कवर किया गया। अगले पॉइंट में बताया गया 1888 में एक लंबे टकराव के बाद और संघर्ष के बाद ब्रिटेन संसद और राजतंत्र को सत्ता से छीन ली गई, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। 1707 में इंग्लैंड में स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ द यूनियन नामक समझौता हुआ, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ब्रिटेन के संसद में अगले सदस्यों का दबदबा रहा, जिससे स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं में योजनाबद्ध तरीके से चलाया, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्कॉटलैंड हाईलैंड के लोगों ने अपनी गैलिक भाषा बोलने व अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने से वंचित कर दिया गया था। कई सारे स्कॉटिश लोगों ने वतन छोड़ने हेतु क्या हुए, मजबूर किया गया। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। आयरलैंड की स्थिति क्या है, आयरलैंड का भी स्कॉटलैंड जैसा हश्र हुआ, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आयरलैंड में बहुसंख्यक प्रोटेस्ट अल्पसंख्यक थे, परंतु अल्पसंख्यक प्रोटेस्ट ब्रिटेन के सहयोग से बहुसंख्यक कैथोलिक लोगों ने प्रभुत्व बढ़ाने लगे। यहाँ पे इसके पॉइंट को कवर किया गया है। 1798 में वोल्फ टाउन ऑफ यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में एक विद्रोह हुआ, जिसे दबा दिया गया था 1801 में आयरलैंड के बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल करा दिया गया था। यहाँ पे इसके पॉइंट को कवर किया। नए ब्रिटेन में राष्ट्र के अंगल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था, इस पॉइंट को यहाँ पे अगले पॉइंट में कवर किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट, नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा और राष्ट्रगान को खूब बढ़ावा दिया गया है। इसका खूब प्रचार प्रसार करवाया गया है। यहाँ पे राष्ट्र देश की कल्पना कैसे यहाँ पे बताया गया, राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसी होनी चाहिए इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। राष्ट्र के बारे में हमें बताया गया। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों का राष्ट्र मानवीकरण करके इसे प्रश्न को हल किया गया। दूसरे शब्दों में इन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया कि जैसे कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी वेशभूषा प्रस्तुत किया गया और राष्ट्र को व्यक्ति और जामा पहनाते हुए जिस नारी का रूप चुना गया वो असल में जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह राष्ट्र में अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि के राष्ट्र के रूप बन गई थी। यहाँ पे रूपक रूपक के बारे में देख लेते हैं। जब किसी के अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्र मुक्त को कोई व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है, जैसे रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, जैसे एक होता है शाब्दिक, दूसरा होता है प्रतीकात्मक। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के दौरान कलाकारों स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फ्रांस में स्वतंत्रता की देवी के रूप में कलाकारों द्वारा मारियान की छवि गढ़ी गई। उसकी विशेषता लिबर्टी और गणराज्य से ली गई। यहाँ पे इसके पॉइंट को कवर किया गया है। मारियान प्रतिमाएं जैसे सार्वजनिक चौक पर लगाई जाने वाली, ताकि जनता की एकता, राष्ट्रीय प्रतीक याद आती रहे और लोग उससे तादाद स्थापित कर सके और मारियान की छवि सिक्कों के डाक टिकटों पर अंकित हो सके। जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मनिया थी और यहाँ पे जर्मनिया के बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनने दिखाया गया, क्योंकि बलूत जो वीरता का यहाँ पे प्रतीक था। यहाँ जो बलूत के यहाँ पे जो बलूत शब्द का यूज किया है, ये क्या था, वीरता का एक प्रतीक था। यहाँ पे प्रतीकों का अर्थ यहाँ पे टूटी हुई बेड़ियों का मतलब होता था आज़ादी मिलना। अब बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी, तलवार क्या होता था, मुकाबले की तैयारी होता था। इसका एक प्रतीक या इसका अर्थ होते थे। तलवार में लिपटी जैतून की डाली, इसका होता है शांति की चाह, इसका अर्थ होता है शांति की चाह होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादी झंडा जिसे जर्मन के राज्यों में ड्यूक्यूस प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। उगते हुए सूरज की किरणें, एक नए युग का सूत्रपात। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में अंतिम में राष्ट्रवाद का आदर्शवादी, उदारवादी और जनतांत्रिक स्वभाव में नहीं रहा, जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों को वाला एक संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इसके बारे में यहाँ पे बताया। अगला पॉइंट में यहाँ पे इस बताया गया है, इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और उन्हें लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधीन लोगों के राष्ट्रवादी भावनाओं को इस्तेमाल किया। इसके बारे में यहाँ बताया। 1871 बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र के गंभीर राष्ट्रवाद में तनाव में था। यहाँ पे इसके बारे में बाल्कन क्षेत्र क्या है इसको भी देख लेते हैं। आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेगिया शामिल थे। बाल्कन क्षेत्र में निवासियों को स्लोव कहा जाता है। बाल्कन क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा जो ऑटोमन साम्राज्य के क्या था, नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति में काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। इसके बारे में यहाँ पे बताया। और 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य में आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत मानना चाहा था, किंतु जिससे बहुत कम सफलता मिले। एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चंगुल से निकल गए और स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। बाल्कन लोगों को आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों और अपने दावों पर राष्ट्रीयता का विचार दिया गया। यहाँ पे बाल्कन राष्ट्रों का इतिहास का इस्तेमाल या साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों क्या था, उन्हें अधीन कर लिया गया था। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बाल्कन राज्य में एक दूसरे के भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य में अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने में क्या उम्मीद रखता था। यहाँ पे बाल्कन क्षेत्र यहाँ पे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, अपना मतलब यहाँ पे प्रभुत्व यहाँ पे फैलाना चाहा और जमीन यहाँ पे हथियाने की कोशिश, इलाका ये लोग ज़्यादा बनाने की कोशिश करते थे। परिस्थितियों का अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र के बड़ी शक्तियाँ बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। यहाँ पे इन्हीं के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी, यहाँ पे टक्कर होने लगी।
इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार उन उपनिवेशों के साथ सैनिक और यहाँ पे सैन्य ताकत के लिए गहरी स्पर्धा थी और रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी की हर ताकत बाल्कन अन्य शक्तियों पर पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पे बढ़ाना चाहते थे। इससे इलाकों में कई युद्ध हुए और यहाँ पे अतः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यूरोप का औपनिवेशिक राष्ट्रों का साम्राज्यवाद का विरोध शुरू कर दिया। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन राष्ट्रवादी थे और यहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह सभी सामूहिक राष्ट्रीय एकता से क्या थे, प्रेरित थे और प्रत्येक जगह लोगों को अपनी विशिष्ट राष्ट्रवाद को विकसित किया। यहाँ पे यह विचार किसी समाज राष्ट्र राज्य को गठित किया जाना था यहाँ पे स्वाभाविक और यहाँ पे सार्वभौम मान लिया गया था। इस पॉइंटों को यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा कवर किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को यदि अभी तक आप लोग नोट्स नहीं बनाए, यदि हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं डीके मौर्य क्लास, यदि आप लोग साइंस मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, शाम को 7 बजे लेकर या 8 बजे तक क्लास चलता है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं डीके मौर्य क्लास से। और यदि आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, यदि आप लोग अभी नोट्स नहीं बनाए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आप लोगों को सारे मटेरियल मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से कमेंट कर देना, वहाँ पर हम डाल देंगे। ओके, चलिए ठीक है, हम अपने वीडियो को समाप्त करें। थैंक यू, जय हिंद।